चलिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल। मेरे पास एक प्रिज्म है बेटा जिसका एपेक्स एंगल 5 डिग्री है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास 1.4 है। मुझसे पूछा कि फाइंड डेविएशन ऑफ रे। इस रे में कितना डेविएशन आएगा। कुछ ना होता तो बेटा रे यूं निकल जाती, बट हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। रे बेटा यूं जाएगी, बेटा फिर रे यूं जाएगी। रे में कुछ तो डेविएशन आया है। हम सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 इंटू ए। सर सराउंडिंग तो बताई नहीं, सराउंडिंग नहीं बताई तो ऑब्वियस बात है कि एयर ही मानेंगे, ठीक है। और सीधा फॉर्मूला ए वाला लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 इंटू एपेक्स एंगल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.4 -1 इंटू एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल इज 5 डिग्री। 0.4 इंटू 5 डिग्री इज ऑफ कोर्स 2 डिग्री। तो बड़ा 2 डिग्री का आपका डेविएशन है। एक और सवाल। इस सवाल के अंदर प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल है वो छोटा है, 6 डिग्री ही है। और ये ऐसी सराउंडिंग में पड़ा है जिस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, ठीक है। और मुझसे पूछ रखा कि बताओ डेविएशन कितना आएगा, निकाल लेंगे। अगर आप बड़ा डेविएशन पूछ रहे हो, कुछ ना होता तो रे यूं निकल जाती। मेरे बच्चे जानते हैं कि पहले रे यूं आएगी फिर रे यूं आएगी, कुछ ना कुछ डेविएशन तो रहा होगा। डेविएशन विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपके पास है 1.5, सराउंडिंग का है बेटा 1.2 -1 इंटू एपेक्स एंगल। बेटा एपेक्स एंगल इज 6 डिग्री। 1.5 minus 1.2 is 0.3 upon 1.2 into 6 डिग्री। बेटा कितने 1.5 डिग्री आएगा, 1.5 डिग्री। इतना हमारा डेविएशन है, ठीक है। 1.5 डिग्री हमारा आंसर है। आई रियली होप बेटा सारे के सारे बच्चे समझ भी गए हो। आगे चलिए नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। हम काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ जो फ्लैट सरफेस होती है उसका रिफ्रैक्शन ही देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि अगर सरफेस स्फेरिकल हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहां तो इमेज कहां। जैसे मैंने एक कर्व्ड सरफेस ले रखी है। इस कर्व्ड सरफेस का मैंने सेंटर जो है वो इस तरफ मान रखा है, यहां कहीं बेटा मैंने सेंटर मान रखा है। इस तरफ मीडियम कुछ और है, इस तरफ मीडियम कुछ और है। इसे मैं एक बार के लिए मीडियम 1 कह देता हूं, इसे मैं एक बार के लिए मीडियम 2 कह देता हूं। मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। ये बेटा एक तरह से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है और ये जो पॉइंट है मैं इसको पोल कह रहा हूं। P जो है ये बेटा एक तरीके से आपका पोल है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बेटा यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है। तो जब इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के पास रेज जाएंगी तो इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन भी होगा और इस कारण से ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जहां पर हो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट वहां नजर ना आए, कहीं और नजर आए। जहां कहीं नजर आएगा हमें बोल देंगे कि यहां पर आपकी तरह से इमेज है। उस ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो पोजीशन है उसके बीच में एक फॉर्मूला है। हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है और फॉर्मूले से सारे के सारे काम करने हैं, बट मैं इसकी एक हल्की सी डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग है इसलिए करा रहा हूँ। बाकी का डेरिवेशन तो मतलब ठीक है, जो टॉप 100 रैंक वाले 200 रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको तो हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से जाननी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बच्चा तो हो सकता है कि 100 रैंक 200 रैंक वाला भी होगा, तो वो तो उस बच्चे के लिए है। मेरे को अच्छा कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला करना चाहूँ, बेटा बिल्कुल थोड़ी देर में फॉर्मूला आ जाएगा, आपके सारे के सारे सवाल फॉर्मूले से भी हो ही जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी। ऑब्जर्वर इधर है मीडियम 2 के अंदर। एक रे तो बड़ा सीधी आई और सीधी की सीधी चली गई। सर सीधी की सीधी क्यों चली गई? बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट रे, इस पॉइंट P पर गिरी और यही नॉर्मल है। सर नॉर्मल ये क्यों है? बेटा कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से।
तो ऑब्वियस बात है यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 और रे सीधी चलेगी क्योंकि तो नॉर्मल इंसिडेंस है। एक रे और भेजो, दूसरी रे बेटा मैंने ऐसे भेजी, यहां टकराई, इस रे के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मुझे यहां पर एक बार नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये रहा नॉर्मल जो सेंटर से गुजर रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका जो रिफ्रैक्शन है ये फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम है, तो जो आपकी रे होगी वो ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि रे यूं जाके ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। This is your angle of incidence, but this is your angle of refraction. This is refracted ray, this is normal. Angle between refracted ray and normal is of course angle of refraction. This is your refracted ray, this is your refracted ray. Intersection point of refracted rays is known as image. इस वाले डायग्राम में रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। तो क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है? हाँ, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के केस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा बनेगी, बन सकती है। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनती थी, यहां पर रियल की रियल भी बन सकती है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये आता है कि यार ऑब्जेक्ट और इमेज जो है, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उनकी पोजीशंस को आपस में कैसे रिलेट करेंगे बड़ा वो देखते हैं। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आराम आराम से इत्मीनान से अपन सारा का सारा काम देखते हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। सुनना बेटा, मैं एक बार के लिए इस एंगल को अल्फा मान रहा हूं, इस एंगल को मैं बीटा मान रहा हूं और इस एंगल को मैं गामा मान रहा हूं। ठीक है बेटा, एक गामा है, ये आर है बेटा, ये आर को मैं वैसे लिख दूं यार, ऐसे लिख देता हूं तो थोड़ा पहचानने में आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में ऐसा कह सकता हूं कि बीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू गामा, बीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है ना, आई होप इट विल वर्क फॉर यू। ये वाली बात बड़ा समझ में आ गई। बीटा प्लस आर शुड बी इक्वल टू गामा। अब एक बात और, अगेन बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेटा यहां पर भी लग जाएगी कि अल्फा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू आई। अल्फा प्लस गामा, बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है ना कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आई। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरे काम आएंगे बेटा, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से यहां स्नेल्स लगा रहा हूं बेटा, स्नेल्स लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ पैरेक्शियल रेज के लिए कर रहा हूं। पैरेक्शियल रेज वो होती है बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जाती है, और उस केस में आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सारे के सारे स्मॉल होते हैं। ये जो आई और आर हैं ये सारे के सारे एंगल स्मॉल होते हैं। यहां से यहां स्नेल्स लो बेटा लगाओ, n1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स साइन आर। मैं लिख सकता हूं कि n1 टाइम्स आई इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स आर। दिस इज द इक्वेशन इन विच आई हैव डीप इंटरेस्ट। बड़ा मुझे ज्यादातर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में। अब आराम से देखना बेटा, n1 टाइम्स आई, बेटा आई को तुम लिख दो, क्या लिख दो, अल्फा प्लस गामा। n2 टाइम्स आर, बेटा आर को तुम लिख दो गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब सब बन जाएगा, अब सब बन जाएगा। n1 टाइम्स अल्फा, बेटा व्हाट इज अल्फा? अल्फा, अगर ये एंगल छोटा है तो मैं अल्फा को बड़े आराम से लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस, बेटा मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए ओ बोल दूं, तो अल्फा विल बी ओपी डिस्टेंस, सॉरी ओ तो मैंने इसको बोल रखा है, तो बेटा मैं इस पॉइंट को क्यू बोलता हूं, हाँ, पी क्यू डिस्टेंस अपॉन ओपी।
पी क्यू डिस्टेंस अपॉन ओपी। गामा अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू डिस्टेंस अपॉन सीपी। पी क्यू डिस्टेंस अपॉन सीपी शुड बी इक्वल टू N2 टाइम्स गामा। गामा क्या लिखूं? गामा बड़ा वापस से वही, गामा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन सीपी माइनस बीटा क्या लिखूं? अगर बीटा लिखना है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, मैं पी क्यू अपॉन आई पी। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू बड़ा सारे सारे क्या हो गए? कैंसिल। जैसे सारे कैंसिल हो गए मेरे पास आ गया N1 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन सीपी should be equal to N2 1 अपॉन CP और 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन आई। ये बड़ा डिस्टेंसेस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। OP क्या है? ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में डिस्टेंस। IP क्या है? इमेज और पोल के बीच में डिस्टेंस। CP क्या है? बड़ा CP है ऑब्जेक्ट, सॉरी CP है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं N1 अपॉन OP प्लस N2 अपॉन IP इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन CP। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया बेटा। लेकिन ये वाले फॉर्मूले में सारी चीजें डिस्टेंस के अंदर हैं और तुम तो जानते हो, तुम्हें तो आदत है इस बात की कि हम फॉर्मूला डिस्टेंस में बनाते नहीं है, हम बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, हम तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो इस फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उस फॉर्मूले को हम याद रख लेंगे। सर कोऑर्डिनेट्स में कैसे? सुनना, रे आ रही है इस तरफ, तो इस तरफ को मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इंसिडेंट रे जिधर से आ रही है उसको बोलूंगा मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ओरिजिन। ये जो ओपी है, ये जो बड़ा ओपी है, इसको लिख दो माइनस यू। सर क्यों माइनस यू? क्यों बेटा? यू होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, सॉरी अरे यार, यू होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तुमने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यू आपका नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा? पॉजिटिव। और ओपी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट ये जो आईपी है इसको लिख दो वी। वी मतलब बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सर इसमें माइनस क्यों लगाया बेटा? इसमें माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इस डायग्राम के अंदर ये जो आईपी है बेटा तो पॉजिटिव ही है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो सॉरी इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो तो आपका पॉजिटिव ही है। रे आ रही है इस तरफ, ये है प्लस और ये है माइनस, तो बेटा उसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सीपी, ये जो सीपी है बेटा इसको लिख दो आर। आर मतलब आर एक तरह से मतलब हो गया है कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट। सर इसे माइनस क्यों लगाया बेटा? इसलिए कि आपका डायग्राम ऐसे था, सेंटर बेटा आपका पॉजिटिव वाले साइड में, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिया। इन सबको मैं यहां पर अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास आएगा N1 अपॉन OP, OP इज माइनस यू प्लस N2 अपॉन IP एंड दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन CP। बेटा CP हो गया R। आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रखना है और सारे के सारे लाइफ एकदम चल, है ना। डेरिवेशन तो बेटा ठीक है, जो कोई बहुत अच्छा बच्चा हो तो उसकी बेटा बतानी पड़ती है। बाकी अगर आपको लगे कि आपको डेरिवेशन से कोई दिक्कत है कि सर कहाँ प्लस लगा दिया कहाँ माइनस लगा दिया, तो ज़्यादा लोड वोड मत लेना, ना ही मुझे देना, ठीक, याद कर लेना। अपना सवाल तो वैसे भी सही हो ही जाएगा। मैं अब हर एक चीज का ढंग से अर्थ बता रहा हूं। N1 क्या है? N1 क्या है? N1 रे आ रही है इधर से इधर, N1 से N2 रे जा रही है, जहां से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच रे इज कमिंग। N2 क्या है?
N2 जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रे इज गोइंग। सर ये u क्या है बेटा? ये जो u है ये डिस्टेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है। इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? v है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सर ये r क्या है बेटा? r है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। बेटा कल को मान लो पता लगा कि आपके सरफेस यूं हुई तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। हो सकता है कि रे यूं जा रही हो तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। तो आर को भी हमें विथ साइन ही लिखना है और ध्यान से लिखना है। ऐसे नहीं कि हमेशा आर को पॉजिटिव लिख दो। आर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, आर आपका नेगेटिव भी आ सकता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। जैसे हम मिरर वाले केस में कॉशियस थे, आगे जाके लेंस में बड़ा कॉशियस रहेंगे साइन को लेके, तो यहां पर भी हमें साइन को लेके बहुत ही कॉशियस रहना है। मैं फिर से इस बात को बोल दूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला में जो टर्म्स है उनके जो अर्थ हैं यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो बेटा ठीक है। आई रियली होप सारी की सारी बात आप समझ गए होंगे। कुछ सवाल करेंगे तो आपको और बेटर आइडिया लग पाएगा कि n1 कैसे लिखना है, n2 कैसे लिखना है, u कैसे लिखना है, साइन कैसे देखना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सवाल करते हैं। ये बेटा आपके पास एक अरेंजमेंट है जिसमें इधर बेटा आपके पास एयर है और इधर बेटा आपके पास वाटर है। जो वाटर है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 4/3 दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट है, इस कर्व्ड सरफेस से 40 सेंटीमीटर दूर। फ्लैट सरफेस होता तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव से एक लाइन में आंसर आता। लेकिन बड़ा यहां पर आपकी कर्व्ड सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एयर से रेज जाएंगी, वाटर में जाएंगी। बड़ा मुझसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जर्वर आपका यहां पानी के अंदर है और मुझसे पूछा है कि बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी। आराम से, इत्मीनान से, प्यार से सवाल करते हैं। ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, और ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0। जहां से रे आ रही है उसे n1 बोल दिया करो। एयर है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। जहां रे जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 बोल दिया करो। क्या फॉर्मूला था? n2/v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n2 जहां रे जा रही है 4/3v माइनस n1 जहां से रे आ रही है। u मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है, प्लस में नहीं माइनस में। That is equals to n2 minus n1, बेटा that is 4/3 minus 1 अपॉन r। r मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आपके कर्व्ड सरफेस यूं है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आएगा, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर। जस्ट बिकॉज किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। किस तरफ है? पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव लिख दो। 4/3v प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1/120। यहां से मेरे पास आ गया 4/3v इज इक्वल्स टू 1/120। बड़ा 120 तो एलसीएम आ गया, 1 माइनस 4/3v इज इक्वल्स टू बड़ा माइनस 1/60। और यहां से बड़ा मेरे पास v की वैल्यू आ गई है। बड़ा कितनी v की वैल्यू आ गई? बड़ा -80 आ गया, देखना। अच्छा हाँ -80 आ गई। बड़ा v की वैल्यू आ गई -80। -80 मतलब किधर किधर? -80 मतलब
इधर नहीं, इमेज बनेगी इधर इस तरफ, नेगेटिव में 80 80 पर। मैं रे डायग्राम बना दूं उसका, चलो बेटा यहां तो मजा नहीं आएगा, अगले पेज बना देता हूं। ये आपकी कर्व्ड सरफेस है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 है बेटा, इधर 1 है। ये बीच वाली सरफेस, सो बेटा ये आपका एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं बेटा आपकी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में से एक रे तो सीधी भेज दो, ये जो बड़ा रे जा रही है ये तो नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली चल जाएगी। एक रे और भेज दो बेटा, एक रे मैंने यूं भेज दी, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहां की मान लो, इट्स ए रिफ्रैक्शन, हाँ बेटा नॉर्मल ये रहा, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्या बेटा, रेयर टू डेंसर। तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन नॉर्मल की तरफ इतनी नहीं मुड़ेगी कि यूं यहां के बन जाए इमेज ना, क्योंकि इमेज बड़ा कहां बनी है, -80 पर पीछे, तो कम मुड़ी है थोड़ी सी रे मुड़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मुड़ी। ये वाली रे और ये वाली रे डाइवर्ज ही कर रही है, तो क्या करूं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, बस ये वाली रे तो बड़ा पीछे तरफ पहले से एक्सटेंडेड है। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बड़ा, दैट विल बी इमेज, और ये इमेज हमें पहले से ही पता है कि -80 पर बन रही है। माइनस से दिखा कि नहीं बेटा, माइनस तो सिर्फ उसी बता रहा है कि रेज जा रही है इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, आपकी जो रेज आ रही है वो -80 से। इमेज यहां बनानी थी, इसीलिए जानबूझ के मैंने रे को कम डेविएट किया। अगर मान लो कि मेरा आंसर +80 आता तो फिर मैं ज्यादा डेविएट करके यहां कहीं मिला देता, है कि नहीं। ऐसा वो तो आंसर आने के बाद पता लगा कि कितनी मुड़ी है कि नहीं। आंसर मेरा -80 आ गया तो इमेज मुझे इधर बनानी थी, अब इमेज इधर कैसे बन सकती है, इमेज तो इधर ऐसे बन सकती है, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन गई है। क्या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है क्या, नहीं, तो आपकी इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई है इस केस के अंदर, ठीक है ना। आगे चलें, एक और सवाल करते हैं, बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा सवाल है। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वो n1 n2 कैसे लिखने हैं इस बात की प्रैक्टिस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा सीरियसली कुछ नहीं बेटा, ठीक है, कर लीजिए। तो सिचुएशन क्या है बेटा, मैंने बना तो रखी है। आपके पास ये कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, इधर एयर है बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 कैसे लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 50 ही है, ठीक। ऑब्जेक्ट यहां पड़ी है बेटा 75 सेंटीमीटर दूर, यहां एयर है और इस तरफ ग्लास है, इस तरफ बड़ा ग्लास है, ऐसा ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है। ऑब्जर्वर बेटा आपका यहां कहीं है। मुझसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बताओ, बताएंगे बेटा। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी यू, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ रेज जाएंगी यू। सबसे पहले तो बेटा वो रे भेज दो जो बेटा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, यही बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बेटा यहां कहीं आएगा 50 सेंटीमीटर दूर। तो ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, मतलब ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, रे सीधी निकल गई, ठीक है। नाउ n1 किसे अच्छा पहले बेटा रे यू अगर आ रही है तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। n1 किसे बोले, n2 किसे बोले, रे एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 बोल दो और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 बोल दो, बस बन गया अपना काम। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बड़ा, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट हम यू लिखते हैं, यू 75 होना चाहिए, प्लस में नहीं माइनस में, माइनस में 75। वी कितना होगा, वी तो मुझे निकालना है सर। आर कितना होगा, आर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट। सर 50 लिख दूं, सर 50 दे रखा है,
50 नहीं लिखना बेटा, साइन के साथ लिखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बार पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव साइड में है, तो आर को बेटा +50 नहीं -50। अब सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है। N2/V मुझे निकालना है, -N1/U, U बेटा मेरे पास है -75, दैट इज इक्वल टू N2 - N1 अपॉन R, R बेटा 50 नहीं -50। मेरे पास आ गया है 2/V इज इक्वल्स टू बड़ा ये प्लस -1/75 -1/50। बड़ा 150 तो एलसीएम आ गया, -2 -3 बड़ा दैट इज -1/30। बड़ा V की वैल्यू शायद -60 आ गई होगी। बड़ा V की वैल्यू आ गई -60। बड़ा V की वैल्यू -60 का मतलब क्या, इमेज कहां बनेगी, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, वो भी कहां पर 60 पर। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 75 पे है, बड़ा यहां कहीं आपकी इमेज बनेगी। चलो मैं काम करता हूं, इसका रे डायग्राम भी बना लेता हूं, आपको थोड़ा सा और बेटर फील होगा। ये रही बेटा आपकी सरफेस, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, बड़ा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था 50। आपके पास बड़ा ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहां कहीं आपकी ऑब्जेक्ट थी। ऑब्जेक्ट यहां से 75 सेंटीमीटर दूर थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर प्यारे बच्चों आपका यहां कहीं था 50 पे। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा दो रेज भेज दीजिए। एक रे तो बड़ा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी, ये वाली रे तो नॉर्मल इंसिडेंस करेगी, सीधी की सीधी यू निकल गई। एक रे और भेज दो, दूसरी रे बड़ा मैंने ऐसे भेज दी। सर इस रे के साथ क्या होगा, बड़ा इस रे के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मुझे एक बार यहां पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बड़ा हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बड़ा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्शन है बड़ा, ये रिफ्रैक्शन है कहां से कहां, रेयरर से डेंसर। कुछ ना होता तो आपकी रे बड़ा यू निकल जाती, लेकिन ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रे मुड़ जाएगी बेटा किस तरफ, रे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो ये जो आपकी रे है ये जस्ट रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे बड़ा नॉर्मल की तरफ हल्की सी मुड़ जाएगी। जानी तो यूं चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे तो डाइवर्ज हो रही है। क्या करूं, कहां मिलेंगी, दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। बेटा जैसे मैं दोनों रेस को एक्सटेंड करूंगा, ये तो एक्सटेंड है ही, बेटा इस वाली रे को मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये मुझे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी। दिस विल बी योर इमेज। बेटा कहां बता रखी थी, -60 पे, वो प्लस ये माइनस, माइनस पे 60 पे। अगर बेटा यहां पर कोई आंख है इस तरह से अगर आई है, तो इस आई पर ये जो रेज हैं ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये बेटा कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, बेटा कहां से, आई से आती हुई दिखाई दे रही है 60 सेंटीमीटर दूर से। दिस इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे, सर ऑब्वियस बात है ये तो वर्चुअल है। आई रियली होप कि बेटा सारा सारा फंडा समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलें, एक और करते हैं सवाल, है ना। हल कहीं ऐसा नहीं लगा तुम लोगों को कि सर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअलिटी बन रही है। अरे बेटा रियल की रियल बन सकती है। मैं एक सवाल करके दिखा देता हूं। चलो ये एक और सवाल, बेटा ये कोई ग्लास है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 3 है। इधर एयर है, इधर बेटा एयर है, और यहां बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बड़ा 60 सेंटीमीटर दूर बड़ा ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्वर आपका इस तरह से ग्लास के अंदर है, वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता है। कहां देखेगा, वही आपका सवाल है। और ये सवाल तो मैं लिखा ही नहीं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। नथिंग टू वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले तो बड़ा रे भेज दो। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के पास अगर रे पहुंचेगी तो वो यूं जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी। रे अगर यूं आ रही है तो ये तो बड़ा आपका पोल है ही है। रे अगर यूं आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो ये वाली साइड तो प्लस और ये वाली साइड आपके पास माइनस, ठीक है।
जहां से रे आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n1 बोलेंगे, जहां रे जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 बोलेंगे। इमेज कहां है ये पता करने के लिए बेटा n1 n2 तो हो गए, u को क्या लिखूं, u है ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस में या माइनस में, तो मेरे बच्चे बोले सर माइनस में 60। v कितना है, अरे भाई वही तो मुझे निकालना है। सर r कितना है, r मतलब आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा ये रही आपकी सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बेटा और यहां कहीं आएगा 30 सेंटीमीटर दूर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में, तो आप बेटा जरूर ये बोल रहे होंगे सर पॉजिटिव साइड में। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है, n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बड़ा मेरे ख्याल से बचा दी है 3 बाई वी इज इक्वल्स टू 2 बाई 30 माइनस 1 बाई 60। बड़ा 60 मेरे पास आ गया एलसीएम, हाँ बेटा 60 मेरे पास आ गया एलसीएम, 4 माइनस 1 बेटा 3, ठीक है। मेरे पास आ गया है बेटा मेरे ख्याल से v की वैल्यू आ गई है, 3 से 3 कैंसिल, बेटा v की वैल्यू आ गई प्लस 60 सेंटीमीटर। इमेज जो होगी बेटा वो प्लस 60 बनेगी। सर प्लस 60 किधर है, ये है माइनस, ये है प्लस, इधर बनेगी, यहां कहीं बेटा आपकी इमेज बनेगी। मैं रे डायग्राम भी बना देता हूं, एक रे तो मैंने दिखा दी है, एक रे और दिखा दो। बेटा ये रे ऐसे गई 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 सरफेस पे टक्कर हुई, सरफेस पे टक्कर होते रास्ता बदलेगा, रास्ता कैसे बदलेगा उसके लिए पहले नॉर्मल दिखाओ। ये रहा आपका नॉर्मल, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो आपकी जो रे थी वो जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन ये रेयर से डेंसर है, रे मुड़ गई है, किस तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ, और इस बार बेटा आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़कर यूं लड़ा। ये लो बेटा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। Intersection point of refracted rays is known as your image. Is this image real or virtual? Of course, but this image is real. This image is your real. I really hope कि बड़ा सारे कहानी आप लोग समझ गए होंगे। मेन चीज तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम सारी की सारी कहानी जो है वो फॉर्मूले के इर्द गिर्द बुन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, कर लोगे बेटा इस तरह, कभी भी कोई सवाल आएगा तो। एक छोटा सा सवाल और कर दो बेटा। सवाल इस तरह से है, ये बेटा मेरे पास कोई ग्लास है, इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो 3/2 है। ये बेटा इसका सेंटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा लेट्स आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कहानी सही है बेटा। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बाहर तो बेटा एयर है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तब भी बेटा हम तो एयर ही मानेंगे। अंदर बेटा एक ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे ऐसे 10 सेंटीमीटर लंबी एक ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे, यहां से लेकर यहां तक। मैं इधर वाले पॉइंट को ए बोल रहा हूं, इधर वाले पॉइंट को बी बोल रहा हूं। ऑब्जर्वर यहां कहीं है, ऑब्जर्वर यहां। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज नजर आएगी वो कितनी लेंथ की नजर आएगी।
एक्चुअल में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की ना दिखाई देकर किसी और लेंथ की दिखाई देगी। आपको लेंथ निकालनी है। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी, मुझे उस इमेज की लंबाई चाहिए। आप बोलोगे सर आपने कोई मैग्निफिकेशन वगैरह का तो फॉर्मूला नहीं सिखाया। अरे बेटा जरूरत ही नहीं है, ए की इमेज निकाल लो ए डैश, बी की इमेज निकाल लो बी डैश, काम बन जाएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ए की इमेज तो यही बनेगी। सर क्यों? बेटा फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन वैसे बता रहा हूं, इस ए में से जो रे आएगी, रे आएगी, रे आएगी, हमेशा सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, क्योंकि इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही तो ए पड़ा है। तो ए से निकली हुई रे तो हमेशा ही सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, और रे सीधी ही चली जाएगी। तो ए की इमेज तो वही बनेगी। फॉर्मूला भी यही कहेगा। मैं एक बार बेटा ए की इमेज बताऊं कैसे बनेगी। ए की इमेज कहां बनेगी बेटा, मैं एक बार यहीं पर रफली बता देता हूं। ए में से रेज आएंगी यूं, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर है। जहां से रे आ रही है उसको बोल दो n1, जहां रे जा रही है उसको बोल दो n2। रेज आएंगी इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ये जो पॉइंट है, जो इंटरफेस वाला पॉइंट है, ये आपका पोल है। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में नहीं, माइनस में 20, क्योंकि रेडियस बेटा 20 है इसका। ले बेटा n1 n2 पता है, u की वैल्यू मेरे पास है -20 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखूं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 लिख दें। मेरे बच्चे सर 20 नहीं -20, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड में है। अब फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी रहेगी। n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u। n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। मेरे पास आ गया 1 बाई वी इज इक्वल्स टू बड़ा 1/40 बड़ा माइनस माइनस बड़ा ये क्या हो गया प्लस माइनस थ्री बाई 40। ठीक है 40, ठीक है ऊपर आ गया बेटा -2 बड़ा v की वैल्यू मेरे पास आ गई -20, u की वैल्यू -20 और v की वैल्यू भी -20 बेटा -20 मतलब प्लस में नहीं माइनस में, तो एक ही इमेज तो यही बनेगी। बस मुझे अगर चिंता है तो b की है, वो करके दिखा देता हूँ बड़ा b वाला करके दिखा देता हूँ। बड़ा b वाले की अगर बात करें तो ये तो बड़ा आपका सेंटर b वाला जो पॉइंट है वो बड़ा यहां कहीं है, यहां से 10 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स बड़ा यहां से भी 10 सेंटीमीटर। बी में से जो आपकी रेज हैं बेटा वो यूं जाएंगी, ये वाले साइड प्लस ये वाले साइड माइनस, ये आपका हमेशा पोल रहेगा। बी की इमेज कहां बनेगी ये बता देंगे। जहां से रे आ रही है बेटा उसे n1 बोल दो, जहां रे जा रही है उसे n2 बोल दो। बेटा यहां कहीं आपके ऑब्जर्वर की आंख है। मेरे ख्याल से बेटा बन गया काम, बोलना बेटा n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन u मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। बेटा हमेशा कोऑर्डिनेट कहां से लिखते हो पोल से। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है बेटा कितना 10, प्लस में नहीं माइनस में, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बेटा -12 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ प्लस में नहीं माइनस में, माइनस में 20, माइनस में 20। ठीक है ना 1 बाई वी प्लस 3/20 इज इक्वल्स टू 1/40।
चलिए बच्चों, मेरे पास आ गया दैट इज 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 3/20। 40 बेटा आपका एलसीएम आ गया दैट इज 1 माइनस 6 माइनस 5/40। ये बेटा 1/v आ गया, थोड़ा v की वैल्यू मेरे पास आ गई -8। -8 का मतलब बेटा पॉजिटिव में नहीं, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल से -8, यहां कहीं बेटा b की इमेज है b डैश, यहां से 8 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट कितनी दूर थी बेटा? 10 सेंटीमीटर, उसे इमेज कहां नजर आ रही बेटा? 8 सेंटीमीटर दूर। खैर मैं अपने एक्चुअल आंसर पे आता हूं, एक्चुअल सवाल पे आता हूं। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि एक ही इमेज तो वहीं सेंटर पर ही नजर आएगी a डैश, और b की इमेज यहां कहीं नजर आएगी b डैश, यहां से 8 सेंटीमीटर, यहां से 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये अब टोटल बेटा कितनी लेंथ थी? 20 थी, तो ये बेटा लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। टोटल बेटा रेडियस आपका 20 था, जिसमें से अगर ये 8 तो भाई आपका 12। तो अगर मुझसे पूछ ले कि इमेज की लंबाई कितनी है, तो a डैश b डैश इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। a डैश b डैश बेटा आपके पास 12 सेंटीमीटर। आई रियली होप बेटा सारा का सारा मामला आप बड़े आराम से समझ ही गए होंगे। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले की प्रैक्टिस थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट कहां होगी, तो इमेज कहां होगा। इस बात को हम कुछ सवालों के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू देख चुके हैं, हालांकि हम थोड़ा सा और देखेंगे। बट एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो और ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी हो और इमेज की साइज अगर पूछी हो तो किस फॉर्मूले से आएगी, उसके पीछे की क्या कहानी है बेटा सुनते हैं। बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं जब आपके जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़े हो, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस है इस तरह से, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से बेटा आपके पास r है, और यहां कहीं आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे। ऑब्जेक्ट पड़ी है यूं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये बेटा a, ये b। ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस का लेट से बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां कहीं है। अब मुझे ना ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी इमेज निकालनी है। ठीक, तो मैं इस बी वाले पॉइंट से एक रे भेज रहा हूं बेटा ऐसे। हालांकि रे तो बहुत सारी होंगी, मैं जानबूझ के एक ऐसी रे भेज रहा हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे। कारण आप जानते बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आ रही है वो मैंने जानबूझ के क्यों भेजी है, आराम से सुनना। मैंने इसलिए भेजी है कि ये रे यूं जाएगी, यूं जाएगी, और कर्व्ड सरफेस के इधर मीडियम कुछ और है, इधर मीडियम कुछ और है। मान लेते हैं यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहां पर रे रिफ्रैक्ट हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सर किधर रिफ्रैक्ट होगी ये पता करने के लिए क्या करो बेटा, ये पता करने के लिए नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल भी बेटा कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, तो रे सीधी चली जाएगी, रे तो सीधी चली जाएगी। और अगर रे सीधी चली जाएगी तो मैं एक बात कह सकता हूं कि ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे बेटा आगे 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 खींच लो, पीछे भी खींच लो, पीछे भी खींच लो, पीछे भी खींच लो। इंसिडेंट रे पर जिस तरह से ऑब्जेक्ट होती है उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे पर आपकी इमेज होती है। तो ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो किस वैल्यू के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि बी की इमेज यहां कहीं बने बी डैश और यहां परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, दिस विल बी ए डैश। हो सकता है कि बी की इमेज यहां कहीं बने बेटा, लेट्स से दिस इज बी डैश, यहां मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, दिस इज ए डैश।
इसी रिफ्रैक्टेड रे को अगर मैं यहां कहीं खींचूं तो बड़ा हो सकता है कि बी की इमेज यहां कहीं बने बी डैश, और मैं यहां पर परपेंडिकुलर खींचूं, दैट कम्स आउट टू बी ए डैश। अब एग्जैक्ट इमेज कहां बनेगी वो तो इस बात पर डिपेंड करती है कि n1 n2 की वैल्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, वगैरह वगैरह। मैं तो इनमें से कोई एक केस ले लेता हूं, और उसके हिसाब से मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि बेटा फाइनली बी की इमेज इस रिफ्रैक्टेड रे पर यहां कहीं बनी बी डैश, बेटा दिस कम्स आउट टू द लेट्स से ए डैश। ठीक है, ए बी की इमेज बन गई बेटा ए डैश बी डैश। ध्यान से बेटा गौर करना, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। सर क्या बोलना चाहते हो उससे? बेटा इस बात से मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्या है बेटा? सिमिलर है। तो मैं एक बात बड़े आराम से कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी शुड बी इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा बेस इज ए सी। मैं यहां पर बड़े आराम से लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी। मगर बेटा ये जो ए डैश वगैरह है ना, ये सबसे बड़ा ए डैश सी वगैरह में हम आंसर नहीं छोड़ सकते, हम तो कोऑर्डिनेट्स में आंसर छोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखना रेज आ रही है इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड आपके पास माइनस। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये बेटा आपकी v है। बेटा जो कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस है, क्योंकि रेज बड़ा इस तरफ आ रही है, ये वाले साइड पॉजिटिव और ये वाले साइड नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, डिस्टेंस बड़ा हमेशा पॉजिटिव होती है। ये डिस्टेंस बड़ा आपकी कितनी है? r। डिस्टेंस कितनी है? r। तो ऑब्वियस बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई है? ये डिस्टेंस मेरे पास हो गई है v माइनस r। तो a डैश c जो है उसको मैं लिख सकता हूं हमेशा ही v माइनस r। सर ac को क्या लिखूं? समझाता हूं बेटा। ये वाला जो पॉइंट है a, ये यहां से कितना दूर है? समझदार बच्चा तो सटाक से बोलेगा कि सर ये यहां से माइनस u डिस्टेंस दूर है। जिस बच्चे बेटा ये प्लस माइनस में दिक्कत हो, बेटा वो सीधा आखिर में फॉर्मूला याद कर ले। माइनस क्यों लगाया होगा समझ गए होंगे। बेटा रेज आ रही है इस तरफ, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट u अपने आप में नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये डिस्टेंस है माइनस u और ये डिस्टेंस है r, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपके पास हो गई है माइनस u प्लस r। तो a से लेकर c तक की डिस्टेंस हो गई है माइनस u प्लस r। सर मैग्निफिकेशन डिफाइन करो ना। बड़ा करता हूं। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं hi अपॉन ho। मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। सर ये माइनस क्यों लगाया? बेटा माइनस इसलिए कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ए डैश बी डैश जो ना वो ए बी से इन्वर्टेड है, तो वो वाला माइनस मैंने और लगा दिया। इस माइनस को जैसे मैं यहां पर लिखूंगा मेरे पास बड़ा फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस आर। बड़ा माइनस कंपनसेट करोगे तो u माइनस आर। ये मेरे पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कितना प्यारा सा फॉर्मूला बन गया है, v माइनस आर अपॉन u माइनस आर। वो अलग बात है कि अक्सर बेटा ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते। सर कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा इसको। v और u को हम आपस में कैसे रिलेट करते हैं? बेटा आप लोग जानते हो n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। कोई बहुत ही प्यारा बच्चा हो, बहुत ही मेहनती बच्चा हो, वो यहां से r उठा के यहां और यहां रख दे, तो इक्वेशन में से r गायब हो जाएगा और n1 n2 आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा बेटा दैट विल बी
N1V अपॉन N2U। N1 बड़ा जहां से रे आ रही है वो, N2 बड़ा जहां रे जा रही है। फाइनली मेरे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोई बड़ा बहुत मेहनती बच्चा हो जिसको सारे के सारे काम खुद अपने हाथ से करने की आदत हो, वो यहां से R उठाए और यहां रखे, फाइनल एक्सप्रेशन इसको सटाक से दिख जाएगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही लिखा है। कोई बच्चा लगे कि सर मेरे को ना समझ आती, आप ही कब प्लस लिख देते हो, कब माइनस लिख लेते हो वगैरह वगैरह, तो मैं तो उसे कहूँगा कि चिंता वाली बात नहीं है, आप तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखें और लाइफ में मूव ऑन करना सीखें। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करें और लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, बड़ा डेरिवेशन तो मैंने कई बार मैं बोलता रहता हूँ, कई बार ना बहुत अच्छा बच्चा होता है उसके हिसाब से बतानी पड़ जाती है ना। तो ऐसा डिसहार्टन ना हो कोई बच्चे लगे सर आप तो डिस्टेंस को माइनस यू लिख रहे हो, कोई बच्चा तो वहीं फैल जाएगा। तो अगर आप वहाँ फैल रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप एक बार सिर्फ और सिर्फ याद रख लें, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं बेटा। सवाल लिखा मैंने एक ही बार है, लेकिन मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं इसके अंदर। बेटा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इस ग्लास स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर या बेटा सरफेस से 20 सेंटीमीटर दूर ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी है। ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास 1 मिलीमीटर है। इसको देखने वाले 2 लोग हैं, ऑब्जर्वर 1 इधर से देख रहा है, ऑब्जर्वर 2 इधर से देख रहा है। इधर भी आपके पास एयर है, इधर भी आपके पास एयर है। फॉर बोथ ऑब्जर्वर्स, बेटा पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए सॉल्व कर लेना, फिर ऑब्जर्वर 2 के लिए सॉल्व करना। फॉर बोथ ऑब्जर्वर्स फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगी और कितनी बनेगी, दोनों बातें बेटा बड़े आराम से कर दीजिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए भी और ऑब्जर्वर 2 के लिए भी। चलिए मैं करता हूं, मैं एक बार बेटा पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए कर लेता हूं। आराम से, इत्मीनान से, प्यार से बेटा सारी बात सुनना समझना। ये मेरे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ट्रांसपेरेंट है बेटा। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे पड़ा है एडी, बट इसकी हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर। ठीक, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, या बेटा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ऑब्जर्वर आपका यहां कहीं है। ऑफ कोर्स बेटा रे जो जाएंगी वो तो यूं जाएंगी ऐसे। कहां से जा रही है, 2 से 1 में। जहां से जा रही है उसको N1 लिख दो, जहां जा रही है उसको N2 लिख दो। ठीक है, रेज अगर इस तरफ आ रही है, ऑफ कोर्स बेटा ये इंटरफेस का पोल वाला पॉइंट, क्योंकि इसके इधर मीडियम कुछ और इधर मीडियम कुछ और। रेज इस तरफ आ रही है तो ये वाले साइड पॉजिटिव, ये वाले साइड नेगेटिव। नाउ मूव ऑन। व्हाट्स द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज N2 by V minus N1 upon U is equals to N2 minus N1 upon R. N2 by V minus N1 upon U। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या लिखो? ऑब्जेक्ट यहां से पोल से 10 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा 20 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो आप बोलो सर ऑफ कोर्स नेगेटिव में। N2 minus N1 that is but of course 1 minus 2 minus 1, ऐसे लिख दो 1 minus 2 upon R। वैसे R तो 40 है, लेकिन साइन के साथ लिखना है। ये बीच की बड़ा कर्व्ड सरफेस है, इसका सेंटर प्लस में है या माइनस में, आप बोलो सर माइनस में है, तो -4। मेरे पास आ गया 1 by V प्लस 1 by 10 इज इक्वल्स टू 1 by 40। मेरे पास 1 by V की वैल्यू आ गई है 1 by 40 माइनस 1 by 10, बड़ा 40 तो मेरे पास आ गया है एलसीएम 1 minus 4,
बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई -40/3 ऑफ कोर्स बेटा सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगी बेटा वो प्लस में नहीं माइनस में बनेगी। 13.33 आ गए -13.33 सेंटीमीटर्स। हाँ बेटा मेरे ख्याल से इमेज जो बनेगी बेटा यहाँ कहीं बनेगी मेरा -13.33 सेंटीमीटर पे। अच्छी बात है। अच्छा इमेज की हाइट क्या होगी सोचता हूँ बेटा। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू n1v अपॉन n2u। n1 जहां से रे आई है, v बेटा -40/3, n1 जहां n1v अपॉन n2, n2 बेटा जहां रे जा रही है 1, u बेटा u की वैल्यू कितनी है -20। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। बेटा माइनस माइनस कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से 4/3 आ गया होगा मैग्निफिकेशन। बेटा 4/3 है ना, 20 से 20 कैंसिल तो 4/3 मैग्निफिकेशन आ गया 4/3। तो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आ गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4/3 मिलीमीटर। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इधर की तरफ जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी ऐसे। ये बेटा हाइट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब बेटा ऐसे इरेक्ट ही आएगी और ये 4/3 मिलीमीटर की होगी। और यहां से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनी है बेटा, यहां पर 13.33 सेंटीमीटर दूर आपकी इमेज बनी। आई रियली होप सारा सवाल करना सीख गए होंगे। यही सवाल में वापस से करना है। अब इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर 1 नहीं ऑब्जर्वर 2 देख रहा है बेटा, अब तो खुद ही कर लो। आपसे बन जाए थोड़ा अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। चलिए मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। क्या कहानी है, ये रहा हमारा स्फीयर, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ये रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 मिलीमीटर है। ये A है, ये B है बेटा, ये डिस्टेंस है 20। रेज आएंगी यूं ऐसे, जहां से रे आ रही है वहां को हम n1 बोल देंगे, जहां रे जा रही है उसे मैं n2 बोल दूंगा। रेज यूं आएंगी यूं आएंगी यूं आएंगी, ये बेटा वो सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन होगा। ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट आपका पोल होगा। रेज आ रही है इस तरफ तो पोल के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जिधर रे जा रही है वो प्लस, जिधर से आ रही है वो माइनस। पहले तो ये पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां बनेगी, सॉरी बेटा इमेज कहां बनेगी। व्हाट्स द फॉर्मूला, n2/v माइनस n1 अपॉन u। बेटा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पोल से। अब बेटा पोल ये बन गया, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 40 और 20 60। 60 किधर, प्लस में या माइनस में। तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि सर -60, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। सर r क्या लिखूं, पगलू की तरह सर 40 लिख दूं? अरे नहीं बेटा, साइन के साथ लिख। सेंटर इधर नहीं है, सेंटर इधर है नेगेटिव वाले साइड में, तो -40 लिख। और सॉल्व करते बेटा मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/30। बेटा मेरे ख्याल से 120 तो बेटा ये आ गया। v की वैल्यू मेरे पास आ गई है -120। इमेज जो बनेगी वो -120 पे बनेगी। बेटा -120 मतलब किधर, इधर नहीं उधर, उधर -120 उधर उस तरफ बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी अभी बना देंगे, अभी बना देंगे बेटा। कहां बनेगी, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू n1v अपॉन n2u। n1 जहां से रे आ रही है, v -120, n2 1, u की बेटा वैल्यू कितनी है -60। बेटा -60 नहीं तो
आई रियली होप बड़ा सारा सारा मामला समझ गए होंगे। मेरे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस से बड़ा माइनस कैंसिल, बड़ा मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से कितना आ गया होगा, 4 आ गया होगा। बड़ा मैग्निफिकेशन 4 का मतलब हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी 4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इधर की तरफ जो ऑब्जर्वर 2 होगा उससे इस ये वाले जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं नजर आएगी, ए डैश बी डैश। यहां से कितनी दूर नजर आएगी बेटा, यहां से दूर नजर आएगी 120 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी, 4 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, समझ गए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यह आंसर तो आपने भी निकाल ही लिया होगा अपने आप भी। ठीक है, ठीक है बेटा, सब बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है, और इसमें तो ना मल्टीपल रिफ्रैक्शन वगैरह के फंडे भी हैं, बन जाएगा अपन से सब कुछ। सुनना, क्या कहानी बेटा, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर एयर है और वहां ऑब्जर्वर है। मैं लिख देता हूं बेटा, यहां पर एयर है और जो देखने वाला है वो यहां कहीं है। यहां बेटा पानी है, और पानी में इंटरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे ये बेटा हमारे पास एक स्फीयर है। एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और ये जो स्फीयर है ये ग्लास का बना हुआ है। तो 3 मीडियम हो गए, यहां एयर हो गया, यहां वाटर हो गया, यहां ग्लास हो गया। एयर और वाटर के बीच की जो सरफेस है वो तो फ्लैट है, लेकिन पानी और जो स्फीयर है उसके बीच की जो सरफेस है वो स्फेरिकल है। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, मुझे दोनों के लिए फॉर्मूला बड़े तरीके से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास के अंदर यहां कहीं पड़ी है, ऑब्जेक्ट जो है बड़ा वो ग्लास के अंदर यहां कहीं पड़ी है। जो ग्लास है उसका बड़ा रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब इस सरफेस से तो 15 सेंटीमीटर दूर, 10 ये और 5 ये, 15 सेंटीमीटर दूर यहां बड़ा आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी है। इस ऑब्जेक्ट को यहां कहीं ऑब्जर्वर वो देख रहा है। ध्यान देना बेटा, इस ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी 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 तो पहला रिफ्रैक्शन होगा ग्लास से वाटर, और ये रिफ्रैक्शन एक कर्व्ड सरफेस से है, उससे फाइनल इमेज नहीं बनेगी। फिर एक बार वापस से रेज जाएंगी जाएंगी जाएंगी, अगला रिफ्रैक्शन होगा वाटर से एयर, लेकिन ये वाला रिफ्रैक्शन बेटा कहां से, फ्लैट सरफेस से है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे, पहला वाला कर्व्ड सरफेस से, दूसरा वाला सरफेस फ्लैट से, और इस तरह से कहीं ना कहीं फाइनल इमेज बनेगी। मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ऑब्जर्वर, वो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए फाइनल इमेज कहां बनेगी। मैं काफी हद तक हिंट आपको दे चुका हूं, बड़ा सवाल आपसे बनना चाहिए। तो चलो बच्चों करते हैं ट्राई। 2 बार हमें रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, एक बार स्फेरिकल सरफेस से, एक बार हमें फ्लैट सरफेस से। मैं एक बार थोड़ी भूमिका बना दूं। इस ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी, बड़ा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट से रे आएगी, रे आएगी, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रे आएगी 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 आएगी। पहला रिफ्रैक्शन होगा ग्लास टू वाटर थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, अगला रिफ्रैक्शन होगा वाटर टू एयर थ्रू ए फ्लैट सरफेस। आराम आराम से करते हैं। पहला, बेटा पहला जो रिफ्रैक्शन 1 हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास ये रहा ग्लास, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बड़ा वो मुझे सवाल में गिवन है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा आपका यहां कहीं है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आएंगी आएंगी,
इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आपकी ऐसे आएंगी 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 आएंगी, एक तो बेटा ऐसे निकल जाएगी, दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगी, एक रे और भेज दो बेटा, दूसरी रे आएगी 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 आएगी, दूसरी रे के साथ क्या होगा, इसके लिए मैंने एक नॉर्मल बना दिया बेटा, सेंटर यहां कहीं है, ये रहा आपका, कुछ ना होता तो बेटा रे आपकी ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल। इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, 1.5 से 1.33, डेंसर से रेयरर है तो बेटा रे जो है वो आपकी नॉर्मल से दूर जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपकी जो रे है बेटा वो हल्की सी नॉर्मल से ऐसे थोड़ा दूर हो जाएगी। ऐसा थोड़ा सा दूर हो जाएगी। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये बेटा आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहां मीट करेंगे, इसलिए तुम फॉर्मूला जानते हो, N2 बाई V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। कर्व्ड सरफेस है बेटा, यही फंडा रहता है, N1 जहां से रे आ रही है, N2 बेटा जहां रे जा रही है, रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाले साइड प्लस बेटा ये वाले साइड माइनस। करता हूं बेटा, N2 बाई V माइनस N1 अपॉन U, U मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ये पोल है, ऑब्जेक्ट यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है, प्लस में नहीं माइनस में, and it should be equal to N2 minus N1 बेटा that is 4/3 minus 3/2 अपॉन R। R बेटा ऐसे नहीं गवारों की तरह सीधा ही 10 लिख दिया, 10 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, आप बोलो सर नेगेटिव में, माइनस 10 दैट इज 4/3V माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस 1/10 1/5 इज इक्वल्स टू बेटा 4/3 माइनस 3/2 बेटा 6 8 माइनस 9 बेटा 1/60 आ गया वो शायद, वापस से बेटा कैलकुलेशन चेक करना, 6 आया 8 माइनस 9 बेटा -1 बेटा माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, 6 नीचे बेटा 1/60, मेरे पास आ गया 4/3V इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/10 बेटा 60 आपका एलसीएम आएगा, दैट इज 1 माइनस 6, 4/3V इज इक्वल्स टू माइनस 1/12। बड़ा V की वैल्यू मेरे पास आ गई है -16। इसका मतलब इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बड़ा -16 में बनेगी। सारी बड़ा डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, ऑफ कोर्स इस पोल से मेजर होगी। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट 15 पे है, बड़ा इस रे को पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ, यहां कहीं बड़ा आपकी पहली इमेज बनेगी, यहां से कितनी दूरी पर 16 सेंटीमीटर दूर। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब ये वाली रे और ये वाली रे आगे जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है, और एक रिफ्रैक्शन और हो रहा है, किससे, फ्लैट सरफेस से। वो रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, वाटर से एयर, वाटर से एयर। और वो जो दोनों रेज हैं बेटा वो कहां से आ रही है, वो यहां से 15 से नहीं आ रही, यहां से 16 से आ रही है। तो अगलो आगे चलो बेटा, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन नंबर 2। ध्यान देना बेटा, 20 सेंटीमीटर ये है और 16 और सिर्फ तो 15 ही है बेटा, 15 पर तो ऑब्जेक्ट है। इस कर्व्ड सरफेस ने जो इमेज बनाई कहां बनाई, 16 पे बेटा, 20 और 16 36 सेंटीमीटर नीचे से बेटा आपकी रेज आ रही होंगी। तो सेकंड रिफ्रैक्शन आपका इस तरह से होगा, गौर कीजिएगा। ये रही बेटा आपकी सरफेस, इसके ऊपर बेटा आपके पास एयर, यहां पर आपके पास वाटर, यहां कहीं आपकी I1 है जो यहां से 36 सेंटीमीटर दूर है। एक रे बेटा इस I1 से डायरेक्ट भेज दो, एक रे बेटा और भेज दो, रे यूं गई बेटा। कहां से है ये रिफ्रैक्शन, मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। कहां से कहां से कहां का, डेंसर से रेयरर। तो आपकी जो रे है बेटा वो हल्की सी ऐसे मुड़ जाएगी बेटा नॉर्मल से दूर। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, फाइनल इमेज बड़ा आपके पास यहां कहीं बनेगी।
फ्लैट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, फ्लैट सरफेस से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। बड़ा ध्यान रखना, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए I1 जो है इट इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इस सरफेस पर जो इंसिडेंट रे है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, I1। तो I1 आपकी ऑब्जेक्ट हो गई है और I2 बेटा आपकी इमेज हो गई, बन गया अब तो काम। और फ्लैट सरफेस पर मेरे बच्चे जानते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव। सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 36 सेंटीमीटर। एन रिलेटिव क्या है, याद करो बेटा, फ्लैट सरफेस पर एन रिलेटिव का फॉर्मूला होगा था कहां से रे जा रही है डिवाइड बाई कहां को जा रही है, तो 4/3 अपॉन 1। बड़ा मैं इसे लिख सकता हूं 36 इंटू 3 अपॉन 4, दैट कम्स आउट विद 27 सेंटीमीटर। आप कह सकते हो कि फ्लैट सरफेस से 27 सेंटीमीटर नीचे हमें फाइनल इमेज नजर आएगी। आई नो दैट कि बेटा सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, किसी बच्चे को बेटा अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो आराम से बेटा एक बार आप इसको वापस भी देख सकते हैं। ठीक, आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक और बहुत ही बढ़िया प्यारा अच्छा सा सवाल। ठीक है, सुनिएगा, ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक बड़ा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये डिस्टेंस आपके पास 30 सेंटीमीटर है। यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जो बड़ा यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, रे जाएगी, फिर से कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और फिर आपके फाइनल इमेज बनेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज बननी है उसकी पोजीशन क्या होगी, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट से रे आएगी ऐसे, एक रे तो बड़ा आपकी सीधी आ गई, ठीक है, रे आई ऐसे, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला पॉइंट आपका पोल, रे यूं आ रही है, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। जहां से रे आ रही है उसको N1 बोल दो, जहां रे जा रही है उसको N2 बोल दो। पहले वाली सरफेस के रिफ्रैक्शन से इमेज कहां बनेगी, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है N2 by V minus N1 upon U is equals to N2 minus N1 upon R। आराम से चिलेक्स स्टेप से, N2 है 2, V मुझे निकालना है, N1 है 1, U नेगेटिव में 10 शुड बी इक्वल टू N2 minus N1 upon R। R बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 और ऑफ कोर्स सेंटर पॉजिटिव वाली साइड में है तो 5। मेरे पास आ गया 2 by V is equals to 1 by 5 minus 1 by 10, but that comes out with 10, 2 minus 1, but that comes out with 1 by 10। बराबर कैलकुलेशन चेक करना, 10 आ गया, 2 minus 1, ठीक है ना। V की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब जो इमेज आएगी बेटा वो 20 पे आएगी। अरे तो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब रेस जो आएंगी वो यूं आएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो बनेगी बेटा 20 पे बनेगी। ये बेटा एक रिफ्रैक्टेड रे ये रही, एक रिफ्रैक्टेड रे रही, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा दिस इज योर I1। I1 इज योर इमेज। पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए I1 जो है बेटा आपकी वो इमेज है और वो यहां से कितनी दूर बन रही है, 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है। बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, एक बार रिफ्रैक्शन और होगा। अब आपका आएगा सेकंड रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सरफेस पर बड़ा जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रेज आ रही है यूं, रेज आ रही है यूं, रेज आ रही है यूं, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, इट्स ओके। रेज आ रही है यूं, जिधर से आ रही है उसको N1 बोल दो, बड़ा N1 की वैल्यू होगी 2 क्योंकि यहां का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। जहां रे जा रही है उसको बोल दो बड़ा N2।
सर यहां पर n1 n2 अलग था, यहां पर n1 n2 अलग। हाँ बेटा, n1 n2 तो हमने किस लॉजिक पे लिख रखा तुम जानते हो, जहां रे जा रही है उसको n2 बोला करो, जहां से रे आ रही है उसको n1 बोला करो। रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, और ये ऑफ कोर्स आपका अगला पोल। इस सरफेस पर दिस इज द इंसिडेंट रे, इस सरफेस पर दिस इज द इंसिडेंट रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज था, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए वही I1 बेटा आपकी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूर है, तो मेरे प्यारे बालक घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो सर 30 ये है, 20 ये है, तो ऑफकोर्स ये आपका 10। बन गया अपना काम। N2/V माइनस N1, जहां से रे आ रही है, अपॉन U। ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है 10, प्लस 10 नहीं बेटा -10, दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। R है 5 बेटा, 5 लिया, 5 प्लस में या माइनस में, आप बोलो सर सरफेस U है तो सेंटर तो इधर कहीं आएगा, तो +5 नहीं -5। मेरे पास आ गया है 1/V इज इक्वल्स टू 1/5 -1/5। बेटा सॉल्व करते ही मेरे पास आ गया है v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी बेटा, या v टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। बेटा v टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी का मतलब समझते हो कि रे जो होगी वो रिफ्रेक्ट होने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी, और फाइनल इमेज आप ऐसा कह सकते हो कहां बनेगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। फाइनल इमेज बेटा कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। आई रियली होप कि बेटा सारी की सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग तो बेटा था, ठीक है बेटा। इस तरह का कोई मल्टीपल रिफ्रैक्शन वगैरह के सवाल आएंगे तो आई होप बेटा आप इस तरह के सवाल भी कर पाओगे। मैंने आपको बेटा मल्टीपल रिफ्रैक्शन पे इस तरह से 2 सवाल करा दिए। आई रियली होप कि बेटा आपको सारी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट बेटा ठीक है, बुक्स वगैरह में सारे फॉर्म लिखे होते तो मुझे लगा मैं भी लिखा जाता हूँ। हालांकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कोई सवाल कभी आज तक पूछा नहीं, बट ठीक है मैं भी लिखा जाता हूँ। अगर आपके पास बेटा ये कोई कर्व्ड सरफेस वगैरह है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी हो, तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी हो। ट्रांसवर्स बोल दो, लेटरल बोल दो, एक ही बात है। लॉन्गिट्यूडनल तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी हो। अगर ऑब्जेक्ट बड़ी है ना बेटा, मान लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट बड़ी है ए बी, फिर उस केस में तो कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है। ए की इमेज ले लो A डैश, बी की इमेज ले लो B डैश, ठीक है ना। फिर A डैश B डैश बेटा आपकी इमेज की लेंथ पता लग गई, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो पहले से पता है आप, और इस तरह से आप बड़े आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो तो उस केस में एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बड़ा ये ऑब्जेक्ट बड़ी वाले केस में हम सवाल एक बार पहले कर चुके हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम तब डिफाइन करेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला है, सुनना, आसान सा काम है, तो फॉर्मूला चाहो तो याद भी कर सकते हो। N2/V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस N2 अपॉन V स्क्वायर इंटू DV प्लस N1 अपॉन U स्क्वायर इंटू DU। बेटा ये कांस्टेंट है तो इट विल बी 0। मेरे पास DV आ गया है इज इक्वल्स टू N1V स्क्वायर अपॉन N2U स्क्वायर इंटू DU। DV मतलब बेटा एक तरीके से ये एक तरह से बता रहा है बेटा V2 माइनस V1। जो A और B के बेटा 2 पॉइंट है ना, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है V2, मान लो बेटा इमेज बनी इसकी ऐसे A डैश B डैश,
तो ये होगा एक तरीके से V2, ये होगा एक तरह से V1, तो लेंथ बेटा क्या जाएगी V2 माइनस V1। ये अगर छोटा होगा तो उसको dv लिख दो। तो ये तो एक तरीके से हमें बता रहा है लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। du क्या है, एक तरह से u2 माइनस u1, ठीक है, u2 माइनस u1, ये बड़ा एक तरह से बता रहा है हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये हमें एक तरह से बता रहा है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिंपली डिफाइंड एज dv अपॉन du एंड दैट इज इक्वल्स टू n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। सिंपल। आप चाहो प्यारे बच्चों तो फॉर्मूला याद रख सकते हो। हालांकि इस बात को क्लियर कर दूं कि इस फॉर्मूले पर आज तक कभी जेई ने सवाल पूछा नहीं है। जेई एडवांस में पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजें आती हैं, क्योंकि ऐसी चीज हम लोग मिरर में पढ़ते हैं, ऐसी चीज हम लेंस में पढ़ेंगे। तो कोई कहते सर ऐसी चीज क्या हमारे इस तरह से कर्व्ड सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें ऐसा फॉर्मूला बन सकता है क्या? बन सकता है। आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ट्रांसवर्स वाले भी पूछा गया है, उस पर तुम प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। इसी बेटा मैंने एक सवाल पूछ लिया आपसे, बेटा आपके पास इस तरह का जुगाड़ है, ये कर्व्ड सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपके पास इसका 30 सेंटीमीटर है। सो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर लेना, 30 मत लेना। इधर ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। इधर आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है वो प्यारे बच्चों आपका एयर में है। ऑब्जेक्ट बेटा छोटी सी पड़ी है, 2 मिलीमीटर की लेंथ की ऑब्जेक्ट पड़ी है। ध्यान से देखना बेटा, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर लंबी होती तो ए की इमेज निकाल लेता ए डैश, बी की इमेज निकाल लेता बी डैश, तो लेंथ ऑफ इमेज बड़े आराम से पता लग जाती। लेकिन बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है, इसलिए हमारा ये जो फॉर्मूला है ये बड़े आराम से हमारा काम दे जाएगा। मेरा सवाल है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है? 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जर्वर बड़ा आपका इस तरफ है, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी यूं, तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस, और ऑफ कोर्स ये इंटरफेस वाला पॉइंट आपका पोल। जहां से रे आ रही है उसको n1 बोल दो, जहां रे जा रही है उसको n2 बोल दो। n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 30, सॉरी बेटा 30 नहीं, माइनस 30। ये प्लस है, ये माइनस है। इट शुड बी n2 माइनस n1 अपॉन r। अब गवारों की तरह r बड़ा सीधा 20 मत लिखना, r प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो माइनस 20। मेरे पास आ गया है 1/v माइनस माइनस बेटा प्लस 1/20 शुड बी इक्वल टू बड़ा 1/40 आएगा। एक बार चेक करना बड़ा, -1/2 बड़ा माइनस माइनस कैंसिल, 1/40। मेरे पास आ गया है 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/20। 40 1 माइनस 2 बड़ा v की वैल्यू आ गई है -40। इसका मतलब जो इमेज होगी बेटा वो -40 पर बनेगी, इधर की तरफ, प्लस में नहीं माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सर आपको पता कैसे चला कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है और ट्रांसवर्स वाला नहीं लगाना? ट्रांसवर्स वाला तब लगाते थे जब ऑब्जेक्ट आपकी यूं पड़ी हो, और लॉन्गिट्यूडनल वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपकी ऑब्जेक्ट छोटी हो और यूं पड़ी हो। दैट इज इक्वल्स टू n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। n1 जहां से रे आ रही है, v बेटा कितना है -40 अपॉन n2, n2 बेटा कितना है 1, u स्क्वायर बेटा u स्क्वायर कितना है -30। लो बेटा मेरे पास आ गया है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज 3/2 इंटू 16/9। बड़ा कितना आ गया 8/3, और इससे मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज बड़ा आ गई है, वो जाएगा ऊपर, दैट इज 16/3 मिलीमीटर। आप ऐसा कह सकते हो बड़ा इमेज जो होगी वो यहां, वो बड़ा यहां कहीं बनेगी,
ऐसे वहां से 40 सेंटीमीटर दूर, और उसकी लेंथ जो होगी बेटा 16/3 मिलीमीटर के आसपास होगी। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। और कोई ऐसा एक्स्ट्रा सवाल करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। जो मैंने एक सवाल करा दिया वो बहुत है, ऐसे कोई बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि ना हाँ भाई बहुत सारे सवाल वगैरह पूछते हैं उसके ऊपर। एक मैंने जो सवाल करा दिया वही मोर देन एनफ है, ठीक है। आगे कभी रिवाइज भी करो तो जो सवाल क्लास में करा दिया उसी से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज। आराम से सुनना बेटा, अगेन कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, ठीक है बेटा। ये बेटा बस ठीक है, ऐसी चीज मिरर में सिखाते हैं, आगे जाके बेटा लेंस में भी सिखाएंगे, तो यही चीज़ें बेटा मैंने यहाँ पर भी बना दी है, ठीक है। ऐसे में सोचने को बहुत ही हाई फाई फॉर्मूले हैं। ये मीडियम N1 है, ये बेटा मीडियम N2 है, यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा बेटा, मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी होगी और इमेज की वेलोसिटी मैंने पूछी होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी होगी और इमेज की वेलोसिटी पूछी होगी। ऑब्जेक्ट की बेटा वेलोसिटी में दे रखी है और इमेज की वेलोसिटी बेटा हमसे पूछी, बता देंगे बेटा। कर्व्ड सरफेस N1 N2 बेटा तुम्हें पता ही है। मैंने दो केस ले रखे हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे अलोंग मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, u, और उसके एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की जो रेट है ना, वही बेटा ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है सरफेस के रेस्पेक्ट में। और अगर u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। v मतलब इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, और इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के समय के साथ जो चेंज होने की रेट है, मतलब dv/dt जो है, ये v क्या है, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, उसके चेंज होने की जो रेट है बेटा, ये ऑफ कोर्स हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो मुझे एक तरह से du/dt और dv/dt निकालना है, निकाल लेंगे। u और v आपस में कैसे रिलेटेड है आप लोग जानते ही हो, N2/v माइनस N1/u इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/r। पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस N2/v² इंटू dv/dt प्लस N2/u² इंटू du/dt। राइट साइड की सारी जो चीजें हैं वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो उनका डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियस बात है कि जीरो ही आएगा। और यहां से मेरे पास आ गया है कि dv/dt इज इक्वल्स टू N2v² अपॉन N1u² इंटू du/dt। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू N2v², और उसको बड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, ये N1 है बेटा। हाँ बेटा, N1v² अपॉन N2u²। मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू N1v² अपॉन N2u² टाइम्स बेटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट की चेंज होने की रेट। अरे यही तो बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, याद रख सकते हो। ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल है उसके ऊपर, ठीक। जो सवाल क्लास में करा दिया वही बहुत है। ये क्लास वाला सवाल ले लो बेटा, ठीक। ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के लेफ्ट में बेटा वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपके पास 4/3 है। राइट साइड बेटा आपके पास एयर है, ये मीडियम है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 है, और सरफेस से 20 सेंटीमीटर दूर इस टाइम पर ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है इस इंस्टेंट पर। बाद में बेटा लगातार कोऑर्डिनेट्स लगातार चेंज होते रहेंगे। ऑब्जर्वर आपका बेटा यहां कहीं खड़ा होगा। मेरा सवाल ये कि फाइंड पोजीशन एंड इमेज ऑफ वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर इमेज कहां बनेगी और कितनी स्पीड से वो जा रही है, कर देंगे बेटा। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी यूं, ये ऑफ कोर्स आपका पोल आ गया, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। जहां से रे आ रही है बेटा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना N1। बेटा वाटर है तो 4/3,
जहां रे जा रही है बेटा वो n2। पहले पता कर लो कि इमेज कहां बनेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल, n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन यू। ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है -20, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 माइनस 1/3 इंटू आर। आर बेटा पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव में क्यों? इस सरफेस का सेंटर इधर की तरफ है और इधर क्या है प्लस। मेरे पास आ गया 1/v बड़ा 5 इज इक्वल्स टू -1/60, तो बड़ा ये हो गया। माइनस माइनस बड़ा क्या हो गया प्लस, इधर जाएगा तो -1/60। 60 है ना, 16 बेटा 15 है नहीं जो। दैट कम्स आउट टू बी 60, तो बड़ा एलसीएम आ गया -1 -4। मेरे पास आ गया है 1/v इज इक्वल्स टू -5/60 बड़ा दैट इज इक्वल्स टू -1/12। v की वैल्यू आ गई है -12 ऑफ कोर्स बड़ा सेंटीमीटर्स। इसका मतलब इधर जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऑब्जेक्ट इस इंस्टेंट पर यहां नजर नहीं आएगी, यहां नजर आएगी माइनस में 12 सेंटीमीटर्स पर। इमेज के पास बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। सर ये कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n1v स्क्वायर अपॉन n2u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। n1 जहां से रे आ रही है तो 4/3, n2 जहां रे जा रही है बड़ा वो 1, v स्क्वायर, v है बेटा -12 तो उसका स्क्वायर सेंटीमीटर बेटा। u क्या है बेटा -20 उसका स्क्वायर बेटा। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, बस ये 2 मिलीमीटर पर सेकेंड बच जाएगा, बाकी सब बेटा आपका कैंसिल हो गया। ये आ गई बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा कितनी आ गई जरा चेक करना, 4 × 12 × 12 × 2 अपॉन 3 × 20 × 20 बड़ा 4 से गया तो ये 3, ये 5, 4 से बड़ा ये गया तो ये 3, ये बड़ा कितना 5 बड़ा ऊपर कितना हो गया 3 3 9, 9 × 8 सॉरी एक 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 12 दूनी 24 बटे 25, 24/25 क्या मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0.96 आ गया मेरे ख्याल से बड़ा, ये मेरे ख्याल से 0.96 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये बड़ा इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो क्या होगा? मान लो बेटा कि सिचुएशन ऐसी है कि ये कोई कर्व सरफेस, ये बड़ा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और एक तरफ मीडियम n1 एक तरफ मीडियम n2। आपकी ऑब्जेक्ट है बेटा लेट से यहां कहीं और आपकी इमेज है बेटा लेट से यहां कहीं। ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है YO, इमेज का जो y कोऑर्डिनेट है बड़ा वो है YI। ऑब्जेक्ट बड़ा यूं जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और उसकी वेलोसिटी मैंने दे दी है VO। तो इमेज बड़ा यूं जाएगी, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी लेट्स से VI। मुझे वेलोसिटीज निकालने की बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इस बार बेटा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, नोट एन इशू। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स कैसे रिलेट होते हैं तुम जानते बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था n1v अपॉन n2u। मेरे पास आ गया है y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n1v अपॉन n2u
टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गया ये, राइट हैंड साइड में n1 कांस्टेंट, v कांस्टेंट, n2 कांस्टेंट, u कांस्टेंट। सर एक कांस्टेंट क्यों? बेटा लास्ट वाले सवाल में तो जब आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही थी तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज चेंज हो रहे थे। इस बार तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज चेंज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट के पास बेटा वेलोसिटी तो ऐसे है तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो सबको बाहर निकाल लो। सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इमेज के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की जो रेट है मैं इसे बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट को मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आई रियली होप कि सारी की सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फॉर्मूला बेटा अगर याद रखना चाहो तो बेटा याद रख लो, है ना। हालांकि ये वाला फॉर्मूला काफी हद तक हमारे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले जैसा है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस में, ये वाला फॉर्मूला लगभग हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसके जैसा। ठीक है, इस बेटा सवाल वाल तो क्या कराऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यू दे देंगे, वी पूछ लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लेंगे इस बात को। चलिए।